गुड इवनिंग बच्चों, वॉइस क्लियर है? वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग। वीडियो नहीं है? मैं तो पूरा नजर आ रहा हूँ बच्चों, ऐसा क्या कर रहे हो यार? बताओ कितने हैं? बताओ कितने हैं? दो 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 पांच, मतलब दिख रहा है, कोई भी 2 5 10 कर रहा है तो मतलब दिख रहा है। चलिए जी शुरू करते हैं। बात कर रहे थे आर एच के दूसरे किंगडम की। स्लाइड नहीं आ रही बेटा, ऐसा नहीं हो रहा है यार, स्लाइड क्लियर है भाई? आ गई, ठीक है ठीक है। चलिए जी, खम्मा गढ़ी साहब किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात कर रहे थे। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर बताया था कि हम 5 ग्रुप और ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसिफॉइड, यूक्लिनॉइड, स्लाइमोल्डिन, प्रोटोजोन्स। इसमें से मैंने ये भी आपको बताया था कि प्रोटोजोआ में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट नहीं है। प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट थे, है और रहेंगे। ठीक है सर? सर कोल्ड हो गया है, हाँ यहाँ पर सर्दी बहुत जोरदार पड़ रही है कोटा में। 5 6 डिग्री के आसपास सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और सुबह 7 बजे क्लास होती है, तो 5:30 बजे उठकर नहाना धोना, तो हल्की सी सर्दी हो गई है। अरे कोरोना वोरोना कहाँ होगा यार, तुम्हारी दुआएं मेरे साथ में। आप भी यही हो, है ना? हाँ बेटा, कोरोना ही करो तुम, और कुछ मत करो, दुआएं तो मत दो, बस कम से कम दुआएं तो मत दो। हम तो 18 डिग्री है। सेम ईयर। जबाद। हाँ सर। ये क्या भेजा है भाई? ठीक हो जाएगा, बता आज जाके भाप लेंगे सब। अरे पढ़ो यार तुम, फिर इधर 8 10 होती है, फिर तुम लोग भगने की भी शुरू कर कोशिश करते हो। चले जी, बस 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 बस। चलिए जी, अब बात करते हैं स्लाइम मोल्ड की। स्लाइम मोल्ड को मिक्सोमाइसिटीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए। स्लाइम मोल्ड को स्लाइम मोल्ड क्यों कहते हैं साहब? उसके पीछे सीधा से रीजन है, क्योंकि इनकी जो वेजिटेटिव स्टेज होती है, ये वेजिटेटिव स्टेज है। इनकी वेजिटेटिव स्टेज के चारों तरफ चिप 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 स्लाइम लेयर मौजूद होती है, इसलिए इनका नाम पड़ा स्लाइम मोल्ड। ठीक है, these organisms develop a slimy mass at the time of their vegetative phase, therefore they called slime mold। इन्हें फॉल्स फंजाई के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती वेजिटेटिव स्टेज में। स्लाइम मोल्ड सैप्रोफाइट्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं, डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, आपको बता दूं पूरे प्रोटिस्टा के अंदर एकमात्र स्लाइम मोल्ड ऐसे होते हैं जो डीकंपोजर होते हैं, इसीलिए इन्हें डीकंपोजर प्रोटिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, किंगडम प्रोटिस्टा ऐसा किंगडम होता है जिसके अंदर प्रोड्यूसर, डीकंपोजर, कंज्यूमर तीनों दिखाई देते हैं। तो प्रोड्यूसर के अंदर हमने बात करी थी डाइनोफ्लैजिलेट डाइटम यूक्लिनॉइड की, डीकंपोजर के अंदर होते हैं स्लाइम मोल्ड, और कंज्यूमर होते हैं प्रोटोजोन्स। ध्यान रखना, ठीक है? अंडर suitable condition, favorable condition, they form an aggregation which may grow in spread over several feet called plasmodium। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, ये प्लाज्मोडियम। ध्यान रखना, एक प्लाज्मोडियम होता है प्रोटोजोन्स, ठीक है, और ये प्लाज्मोडियम क्या है? नेम ऑफ बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड की बॉडी का नाम होता है प्लाज्मोडियम। ये मैंने खुद, जब मैं फील्ड स्टडीज कर रहा था, तो उस टाइम मैंने खुद देखे 3 4 फुट तक के तो प्लाज्मोडियम लगे हुए नजर आते, छोटी छोटी ग्रुप पास में आते और ये मिलकर के बड़ा ग्रुप बनाते हैं। तो ये प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशन में ये कई फुट तक के लंबे हो सकते हैं। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये जो प्लाज्मोडियम होता है, ये इसका ये वेजिटेटिव फेज है, ये धीरे धीरे ऊपर उठने शुरू होते हैं साहब। ठीक है, और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी या स्पोरेंजिया। इसके टिप पर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, ये देखो ये स्पोर है, कुछ टाइम के बाद में स्पोरेंजिया बस्ट हो जाती है, स्पोर बाहर आ जाते हैं।
खास बात इनके स्पोर के चारों तरफ ट्रू वॉल होती है. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी व्हिच बेयर स्पोर एट देयर टिप स्पोर प्रोसेस ट्रू वॉल. वॉल की वजह से दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर इवन अंडर एडवर्स कंडीशन ड्यू टू presence of cell wall. अरे भाई स्लाइड नहीं दिख रही क्या? प्लीज रिप्लाई. स्लाइड दिख रही है कि दिख रही है? नहीं दिख रही. चलो फिर मैं सिस्टम को रिफ्रेश कर रहा हूं. रुको रुको. अब दिख रही है? अरे स्लाइड दिख रही है. वीडियो क्लियर है यार. ऐसे कैसे हो सकता है बच्चों? एक तो टाइम पहले ही नहीं है यार, ऊपर से तुम और. एक मिनट रुको. रजनी जी स्लाइड नहीं आ रही है. नो स्लाइड सर. अब बिल्कुल नहीं दिख रही है. दोबारा रिफ्रेश कर. आ गई. अब मैं भी दिख रहा हूं. चलो 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 बस हो गए 5 मिनट तो वैसे ही खराब. आ जाओ. अब देखो यहां से एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है. नेकेड फंजाई आर नेकेड. इसे नेकेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती. अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा व्हेन दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन दे हैव वॉल. तो स्लाइम मोल्ड को नेकेड फंजाई के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती है. ठीक है. चलिए तो ध्यान रखना एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन दे हैव वॉल. अब बात करते हैं फंजाई का विटेकर का तीसरा किंगडम जिसका नाम है किंगडम फंजाई. ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉफ्स आर प्लेस्ड इन किंगडम फंजाई. और हेटरोट्रॉफ में भी खास बात है वो जो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. फंजाई शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. मॉर्फोलॉजी का मतलब जितने ज्यादा टाइप ऑफ माइसिलियम यहाँ मिलेंगे उतने ज्यादा टाइप के माइसिलियम आपको कहीं देखने को नहीं मिलते. और हैबिटेट सब जगह पर मिलती है. फाउंड एवरीवेयर. कॉस्मोपॉलिटन नेचर है. विश्वव्यापी होती है. पूरी दुनिया में मिलती है. फंजाई प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. ध्यान रखना फंजाई की ग्रोथ के लिए सबसे बढ़िया सीजन होता है मॉइस्ट एनवायरनमेंट. बरसात के दिनों में फंगस ज्यादा लगती है. फंजाई नॉट हैव क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट. फंजाई आर हेटरोट्रॉफ. एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं. फंजाई स्टैंड बाय
कॉटन ब्लू। कॉटन ब्लू एक डाई का नाम है। जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए क्रिस्टल काम में लेते हैं, उसी तरह से लेबोरेटरी में फंजाई को देखने के लिए कॉटन ब्लू को काम में लेते हैं। अब देखो, देखना, फंजाई जो होती है वो मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करने के बावजूद इनके अंदर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉफ होते हैं। यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, लेकिन इनके अंदर किसी भी में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल दोनों एब्सेंट होते हैं। जब क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल नहीं होते तो किसी भी सूरत में ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, और जब अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते तो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंसी रखेंगे। दूसरे पर डिपेंडेंसी दो तरीके से होती है, या तो आप डेड से न्यूट्रिशन लेते हैं तो कहलाता है सेप्रोट्रॉफ, और अगर आप लिविंग से न्यूट्रिशन लेते हैं तो आप कहलाते हैं पैरासाइट। तो फंजाई सेप्रोट्रॉफ और पैरासाइट दोनों होती है। दोनों में से कभी किसी एक को चुनना है तो हम किसे चुनेंगे? सेप्रोट्रॉफ को चुनेंगे, क्योंकि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉफ और पैरासाइट दोनों। खास बात, दोनों ही सूरतों में इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एब्सॉर्प्टिव, और एब्सॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने की वजह से दे आर कंसिडर एज डीकंपोजर। तो जो भी एब्सॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं वो सब डीकंपोजर कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो भी एब्सॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं वो सब डीकंपोजर कहलाते हैं। थोड़ी देर पहले हमने स्लाइम मोल्ड को भी डीकंपोजर बोला, क्योंकि वो भी एब्सॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। बात यह थी एब्सॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले ही डीकंपोजर क्यों कहलाते हैं। आओ इसे समझने की कोशिश करते हैं। यह है कॉम्प्लेक्स फूड। हमारे पास आंख है, हमारे पास दिमाग है, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता हमें कितना खाना खाना होता है। फंजाई के पास ना आंख है ना दिमाग है। फंजाई को जब भूख लगती है तो फंजाई अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम का सिक्रेशन करती है। देखो आप, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम क्या करते हैं? जैसे ही कॉम्प्लेक्स फूड के कांटेक्ट में आते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब देखो, फंजाई को लगती है भूख, उसने अपनी बॉडी से एंजाइम का सिक्रेशन किया। ये एंजाइम जैसे ही कॉम्प्लेक्स फूड के कांटेक्ट में आएंगे, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म। अब सपोज करो फंजाई ने इतना सिंपल फॉर्म एब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है, बाकी का कहां छोड़ दिया? नेचर में। किस फॉर्म में छोड़ दिया? सिंपल फॉर्म में। अब ये नेचर में क्या होगा? रिसाइकलिंग होगा, और रिसाइकल होकर के क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स फूड। इसलिए फंजाई को बोलते हैं डीकंपोजर। कंपोज का मतलब होता है बना हुआ, डीकंपोज जो बने हुए को तोड़ दे, बिखेर, उसको बोलते हैं हम डीकंपोजर। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम का मतलब होता है ये एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो बॉडी के बाहर जाकर काम करने के लिए एडेप्टेड होते हैं। इसलिए एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं फर्स्ट डाइजेशन देन इंजेक्शन। पहले कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे बॉडी के बाहर, उसके बाद में उसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट डाइजेशन देन इंजेक्शन। अब आप समझने की कोशिश करना, फंजाई को जब भूख लगी, फंजाई ने अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम का सिक्रेशन किया। ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जैसे ही कॉम्प्लेक्स फूड के कांटेक्ट में आएगा, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म। ठीक है, अब समझना बात को। दो में से कोई भी एक फैक्टर जब तक नलिफाइड नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। इमेजिन करो, एंजाइम की रिएक्टिविटी भी शानदार है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स फूड भी बेतहाशा क्वांटिटी में मौजूद है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन तब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर नलिफाइड ना हो जाए। या तो कॉम्प्लेक्स फूड खत्म हो जाए तो ये कन्वर्जन बंद होगा, या फिर एंजाइम की रिएक्टिविटी जीरो हो जाए तो ये कन्वर्जन बंद होगा। कुल मिलाकर फंजाई को जितना खाना खाना होता है उससे कई गुना ज्यादा खाना कॉम्प्लेक्स और सिंपल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सपोज करो फंजाई ने 1000 केजी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट किया और 2 केजी फूड को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी 998 केजी कहां छोड़ दिया? नेचर में। किस फॉर्म में? सिंपल फॉर्म। अब ये नेचर में क्या होगा? रिसाइकल होगा। ठीक है, और जब ये नेचर में रिसाइकल होगा तो वापस क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स फूड। इसलिए फंजाई कंसिडर एज डीकंपोजर। तो बात यह आती है कि जो भी एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं वो सब डीकंपोजर कहलाते हैं। बिल्कुल। बात यह आती है क्या पैरासिटिक मोड की जो फंजाई होती है वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है, तो क्या वो भी डीकंपोजर कहलाती है? देखो, सबसे पहला डाउट तो ये आता है कि पैरासिटिक मोड की फंजाई भी एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। भाई डेड ऑर्गेनिक मैटर पे तो समझ में आया, एक डेड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है, एंजाइम का सिक्रेशन क्या, कॉम्प्लेक्स और सिंपल में कन्वर्ट हुआ, नेचर में रिसाइकिल हुआ।
क्या पैरासिटिक मोड की फंजाई भी एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है? हाँ, देखो कैसे। पैरासाइट की बात करें तो फंजाई पैरासाइट की फॉर्म में ज्यादातर प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करती है, कुछ एक डिजीज एनिमल्स में कॉज करती है, और बहुत लिमिटेड डिजीज होती है जो ह्यूमन में कॉज करती है। जैसे ह्यूमन में एक्जिमा, इचिंग, दांत काज, खुजली, अगर आपने सुना हो तो। दूसरा एस्परजिलोसिस ऑफ लंग्स, जिसके सिम्टम टीबी के जैसे होते हैं। एस्परजिलोसिस ऑफ ईयर, कान में दर्द का मेन कारण फंगल इन्फेक्शन होता है। कैसे होता है? आप नहा के निकले, जब हम नहाते हैं तो कान के अंदर पानी चला जाता है, फिर हम बाहर रोड पे आ गए, ठीक है। अब देखो कान के अंदर पानी भरा हुआ है, ये कान की सरफेस है, यहाँ पर एस्परजिलस का स्पोर हवा से उड़ता हुआ आता है, ठीक है, हवा से उड़ता हुआ आता है, ठीक, कान की सरफेस पर गिरा, ठीक। यहाँ पर मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, ये स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा? फंगल फिलामेंट। क्या बनाएगा? फंगल फिलामेंट। ये देखो, ये फंगल फिलामेंट है, ये कान की सरफेस पर अब इन फंगल फिलामेंट को लगती है भूख। क्या लगती है? भूख। जैसे इन फंगल फिलामेंट को भूख लगी, क्या करेंगे? एंजाइम का सिक्रेशन कर करके कान की सरफेस को सॉफ्ट बनाते हैं, ठीक है। एंजाइम का सिक्रेशन करके कान की सरफेस को सॉफ्ट बनाते हैं। तो सबसे पहला काम सॉफ्टनिंग बाय एंजाइम। अब ये जो कान की जगह को सरफेस को इन्होंने सॉफ्ट बनाया है, यहाँ पर कुछ फंगल फिलामेंट मैकेनिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं, देखो इस तरह से ये, और ये कान की सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए अंदर चले जाते हैं। अब ये फंगल फिलामेंट न्यूट्रिशन को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे? एब्जॉर्ब। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो अभी भी एब्जॉर्ब है, लेकिन क्या इन्होंने इसे नेचर में बनाया, मिलाया क्या कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करके? नहीं। तो क्या ये कह सकते हैं कि जो पैरासिटिक मोड की फंजाई होती है वो भी डिकम्पोजर होती है? ठीक। तो आपको बताओ, जब तक पैरासिटिक मोड की फंजाई पैरासाइट मोड में है तब तक वो डिकम्पोजर नहीं, लेकिन अल्टीमेटली वो उसको फाइनली मार देगी। एक ह्यूमन को आप छोड़ दो, बाकी नॉर्मली जिनमें फंगल इन्फेक्शन हुआ है, अगर एनवायरमेंटल कंडीशन थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है तो वो फंगल इन्फेक्शन उनकी जान ले लेता है। तो वो जब तक पैरासिटिक मोड में है तब तक वो डिकम्पोज नहीं करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उस ऑर्गन की डेथ होगी और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट होगा। इसलिए बोलते हैं ऑल फंजाई कंसिडर्ड एज डिकम्पोजर, ठीक है, क्योंकि वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। देखो, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफ। यूनिक किंगडम क्यों है? क्योंकि ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्टिव मोड, फर्स्ट डाइजेशन देन इंजेक्शन। हेट्रोट्रॉफ मैंने आपको बताया दो कैटेगरी हमारे पास में है, ठीक है। सेप्रोट्रॉफ जो डेड ऑर्गन मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं, पैरासाइट जो लिविंग ऑर्गन से न्यूट्रिशन लेते हैं। जो अभी मैंने बताया जो फंगल फिलामेंट न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन इन्हें बोलते हैं हिस्टोरिया। क्या बोलते हैं? हिस्टोरिया। देखो, ये माइसिलियम, ये है हिस्टोरिया, ये सेल, और ये न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। फंजाई इतनी बुरी भी नहीं होती जितनी बुरी मैंने आपको बताई है साहब, ठीक है। देखो, फंजाई जब एल्गी के साथ एसोसिएशन बनाती है तो इसे बोलते हैं लाइकेन, और फंजाई जब रूट ऑफ हायर क्लास के एसोसिएशन बनाती है इसे बोलते हैं माइकोराइजा। ये दोनों भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। लाइकेन, माइकोराइजा छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन एग्जामिनेशन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक। बॉडी ऑफ फंजाई कॉल्ड माइसिलियम, फंजाई की बॉडी को बोलते हैं माइसिलियम, ठीक है। माइसिलियम क्या होता है? एक लाइन में समझाऊं तो, ग्रुप ऑफ फंगल फिलामेंट, ग्रुप ऑफ फंगल फिलामेंट, बहुत सारे फंगल फिलामेंट के ग्रुप को बोलते हैं हम माइसिलियम। इसे टेक्निकली हाइफा या हाइफी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड, बॉडी ऑफ फंजाई कॉल्ड, और पहला ऑप्शन दिया जाए आपको थैलस, और दूसरा ऑप्शन दिया जाए आपको माइसिलियम, और इन दोनों में से आपको किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? बताएं। शाबाश, ठीक है। आप बताएंगे आपने आंसर दो क्यों लगाया, पहला क्यों नहीं लगाया? बताएं, आपने आंसर फर्स्ट क्यों नहीं लगाया? चलो एक स्टेटमेंट पूछता हूं, आप बताना, मेरी बात का जवाब है। फंजाई की बॉडी को थैलस बोलते हैं, ट्रू और फॉल्स? प्लीज रिप्लाई। फंजाई की बॉडी को थैलस बोलते हैं, ट्रू और फॉल्स? बोलो, दोनों ही जवाब बच्चों। चलिए जी, अब बात को समझने की कोशिश करना। फंजाई की बॉडी को थैलस बोलते हैं, ट्रू। फंजाई की बॉडी को माइसिलियम बोलते हैं, ट्रू। दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पर सही है। देखो, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में फंजाई को प्लांटी में रखा गया था, और प्लांटी के अंदर भी थैलोफाइटा के अंदर रखा गया था। थैलोफाइटा कैसे कहा गया? दोस प्लांट बॉडी व्हिच कैन नॉट डिफरेंशिएट टू रूट स्टेम लीफ। तो टू किंगडम के हिसाब से फंजाई को प्लांट मानते थे, और इसकी बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं थी, तो इसे थैलस मानते थे। 1969 में आर एच विटेकर ने जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया तो इन्होंने फंजाई को प्लांटी से बाहर निकाला। आप सोचो कितनी बड़ी बात है, 250 साल से लोग बाग जिस और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को प्लांट में पढ़ रहे हैं, और आप दुनिया के सामने आकर के कहते हो कि फंजाई प्लांट नहीं होती। मैं इसके लिए एक अलग किंगडम बना रहा हूँ जिसका नाम है फंजाई रखा।
तो आप देखो कितनी बड़ी बात थी कि प्लांटी में से फंजाई को अलग निकालना, ठीक है। अब इन्होंने प्लांटी में से अलग फंजाई को अलग निकाल दिया और बोला ना ये प्लांट होते हैं ना ये एनिमल होते हैं, ये धरती पर एक अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके लिए अलग किंगडम बनाना फंजाई। ऐसी सूरत में अगर विटेकर इसके लिए टर्म थैलस यूज करता तो कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन जाता कि इट इज ए प्लांट पार्ट। थैलस की डेफिनेशन ये नहीं होती है बच्चों, दोज बॉडी विच कैन नॉट डिफरेंशिएट टू रूट स्टेम लीफ। अगर थैलस की डेफिनेशन ये होती है कि दोज बॉडी विच कैन नॉट डिफरेंशिएट टू रूट स्टेम लीफ, तो मेरी बॉडी भी थैलस होती। थैलस के लिए एक शब्द आना जरूरी है, दोज प्लांट बॉडी विच कैन नॉट डिफरेंशिएट टू रूट स्टेम लीफ। दोज प्लांट बॉडी विच कैन नॉट डिफरेंशिएट टू रूट स्टेम लीफ, ये शब्द आना जरूरी है प्लांट बॉडी, ठीक है। कि जब उसने फंजाई को प्लांटी से अलग निकाला, और अगर कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन रहता है कि फंजाई की बॉडी को हम थैलस बोलते हैं, तो सीधी सी बात है, आप ये मान के चलो सब गड़बड़ हो जाती। इसके लिए नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई जिसका नाम था माइसिलियम। तो इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो हम चुनेंगे किसको, माइसिलियम को। लेकिन इंडिपेंडेंटली अगर आपको पूछा जाए कि फंजाई की बॉडी को थैलस बोलते हैं, गलत नहीं है। ध्यान रखना, आपका एग्जामिनर जरूर नहीं है हमेशा क्वेश्चन 5 किंगडम से पूछे, वो 2 किंगडम से भी क्वेश्चन पूछेगा, उसकी बात का पूरा सम्मान करें, ठीक है। हाँ, अगर 2 किंगडम 5 किंगडम दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो ऑलवेज गो विद हायर, ऑलवेज गो विद हायर। माई से बात करें तो माइसिलियम ब्रांच और सेप्टेड होता है, ठीक है। कभी कभी एसेप्टेड और सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। सेल वॉल जो बनी होती है इनकी काइटिन की बनी होती है, काइटिन को फंगल सेलुलोज के नाम से जाती है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर के बनी होती है, ठीक। लेकिन क्लास ओमाइसिटीज, एक्सेप्शनली क्लास ओमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं उनमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इनका स्टोर फूड ग्लाइकोजन एंड ऑयल होता है। ये सारी बातें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछी गई है। अब बात करते हैं होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक। बताइए दोनों टर्मिनोलॉजी होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक 1969 के पहले की या बाद की? प्लीज रिप्लाई। पहले की है, शाबाश। अगर ये टर्मिनोलॉजी 1969 के बाद की होती तो ये टर्मिनोलॉजी होती होमोमाइसिलियम और हेट्रोमाइसिलियम। तो ये होमोथैलिक हेट्रोथैलिक है तो डेफिनेटली 1969 के पहले की टर्मिनोलॉजी। बात करते हैं होमोथैलिक। होमो का मतलब सेम, थैलिक का मतलब थैलस, एक ही थैलस पर डेवलप होने वाली गेमेटेंजिया। ये देखो ये एक ही थैलस है, एक ही थैलस पर डेवलप होने वाली गेमेटेंजिया। अब बात ये आती है गेमेटेंजिया क्या होती है। गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी इज कॉल्ड गेमेटेंजिया। एक ही थैलस पर डेवलप होने वाली गेमेटेंजिया के गैमेट्स के बीच में फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है साहब, होमोथैलिज्म। और जिन स्पीशीज में ये फिनोमिनन देखने को मिलता है उन स्पीशीज को बोलते हैं होमोथैलिक स्पीशीज। देखो आप, जेनेटिकली सिमिलर गैमेट्स हैं, ठीक है, एक ही थैलस पर तो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, हाँ ये नहीं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू जेनेटिकली सिमिलर गैमेट। एक लाइन में बोलूं तो जो थैलस सेल्फ फर्टाइल हो वो होमोथैलिक होगा, एक थैलस अपने आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर ले तो वो होमोथैलिक स्पीशीज होगी, ठीक है। तो जब जेनेटिकली सिमिलर गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं होमोथैलिक। और जिन ऑर्गेनिज्म में ये देखने को, जिन फंजाई में देखने को मिलता है उसे बोलते हैं होमोथैलिक स्पीशीज। ऐसा ही हेट्रोथैलिक, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, थैलिक का मतलब थैलस। अलग अलग थैलस पर डेवलप होने वाली गेमेटेंजिया, अलग अलग थैलस पर डेवलप होने वाली गेमेटेंजिया के गैमेट्स के बीच में फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो इसे बोलते हैं हेट्रोथैलिज्म। और जिन स्पीशीज में ये फिनोमेनन देखने को मिलता है उसे बोलते हैं हेट्रोथैलिक स्पीशीज, ठीक है। देखो जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट, ये थैलस सेल्फ स्ट्राइल होते हैं। जब एक थैलस अपने आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए तो सीधी सी बात है उसे हम बोलते हैं हेट्रोथैलिक। अब देखो अगर होमोथेलिक होमोथेलिक हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एम खत्म हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एम होता है बदलती हुई एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अपने अंदर बदलाव होना, और ये तब संभव है जब जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स के बीच में ये चीज संभव हो। इसलिए मोस्ट ऑफ द जो फंजाई होती है वो हेट्रोथेलिम शो करती है, जिससे वेरिएशन क्रिएट होते हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में पहला है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव पहला फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन माइसिलियल फॉर्म होता है। माइसिलियल फॉर्म का मतलब होता है फिलामेंटस फॉर्म, ठीक है। फिलामेंट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, हर टुकड़ा आगे चल करके वापस फिलामेंट बना लेगा। बडिंग और फिजन नॉन माइसिलियल फॉर्म में होता है। नॉन माइसिलियल फॉर्म का मतलब होता है यूनिसेलुलर। अब आप पूछेंगे सर यूनिसेलुलर कहां से आ गए, हम तो पढ़ रहे मल्टी सेलुलर। तो मैंने बताया ना, आर एच विटेकर ने जानबूझ के कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ग्रुप में रखा। एक आपके सिलेबस में भी जिसका नाम है यीस्ट, ठीक है। यीस्ट एक यूनिसेलुलर यूकेरियोट है, उसके बावजूद विटेकर ने जानबूझ के इसे फंजाई के अंदर रखा, ठीक। इनमें होती है बडिंग और फिजन। बडिंग नॉन माइसिलियल फॉर्म में, जैसा कि मैंने बताया नॉन माइसिलियल फॉर्म का मतलब होता है यूनिसेलुलर फॉर्म,
यीस्ट का मैं सैक्रोमाइसिस एक जीनस होता है, इसके अंदर होती है बड़ी। देखो ये यीस्ट है, इसके ऊपर धीरे धीरे आउटग्रो डेवलप होनी शुरू होती है, धीरे धीरे शार्प होती जाती है और उसके बाद में अलग हो जाती है। फिजन में एक सेल डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, शायद जो सैक्रोमाइसिस यीस्ट। ध्यान देने वाली बात वो मैं आपको बताता हूँ। बडिंग बाइनरी फिजन में बेसिक डिफरेंस आपको समझना। जब मदर सेल अपनी आइडेंटिटी का लॉस करके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करे, जब मदर सेल अपनी आइडेंटिटी का लॉस करके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है, तो इसे हम बोलते हैं फिजन। ठीक है, जब मदर सेल अपनी आइडेंटिटी का लॉस करके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करे तो इसे बोलते हैं फिजन। लेकिन मदर सेल अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हुए डॉटर सेल का फॉर्मेशन करे तो इसे हम बोलते हैं बडिंग। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, बाइनरी फिजन और बडिंग में मदर सेल अपनी आइडेंटिटी का लॉस करते हैं तो बाइनरी फिजन, मदर सेल अपनी आइडेंटिटी का लॉस किए बिना एक डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते वो है बडिंग। एक बात और बताता हूँ, यीस्ट के बडिंग प्रोसेस में एमाइटोसिस होता है। ध्यान देना बात पर, यीस्ट के बडिंग प्रोसेस में एमाइटोसिस होता है, जबकि यीस्ट के फिजन में जबकि यीस्ट के फिजन में यीस्ट के फिजन में माइटोसिस होता है। मैंने आपको बताया था ना, एक्सेप्शनली 6 यूकेरियोटिक सेल ऐसी होती है जिनमें एमाइटोसिस होता है। आज पहला एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, यीस्ट। यीस्ट एक यूकेरियोटिक सेल होती है लेकिन इसके बडिंग प्रोसेस में एमाइटोसिस होता है। यह ध्यान देने वाली बात ये, ये यीस्ट के सिर्फ बडिंग प्रोसेस में एमाइटोसिस होता है, बाकी सब जगह पर मियोसिस माइटोसिस होता है। सिर्फ बडिंग के अलावा कहीं और एमाइटोसिस देखने को नहीं मिलता। रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग एंड फिजन टेक्स प्लेस ओनली नॉन माइसिलियल फॉर्म। नॉन माइसिलियल फॉर्म वापस बता देता हूं, यूनिसेलुलर फॉर्म। माइसिलियल फॉर्म का मतलब होता है फिलामेंटस। ठीक है, asexual reproduction takes place by formation of sporangiosperm और कोनिडिया। जिस स्पोर का फॉर्मेशन स्पोरेंजिया में होता है उसे बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, तो भाई माइसिलियम है, इसके ऊपर डेवलप होती है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया को बियर करने वाले फिलामेंट बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। मैंने बताया था फोर का मतलब बियर करना, किसको बियर कर रहे हैं? स्पोरेंजिया, इसलिए इसे बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। इसमें डेवलप होते हैं स्पोर, स्पोरेंजिया में स्पोर बन रहे हैं इसलिए हम इन्हें स्पोरेंजियोस्पोर के नाम से जानते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर एंडोजिनस फॉर्म होते हैं, ये फॉर्मेशन के बारे में लिखा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन एंडोजिनसली होता है, जबकि जर्मिनेशन जो होता है वो एक्सोजिनसली होता है। बनते बॉडी के अंदर है, जर्मिनेट बॉडी के बाहर होते हैं। जूस्पोर देखो आप, मोटाइल और फ्लैजिलेटेड होता है, नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेट होता है एप्लेनोस्पोर, इसके चारों तरफ कोई फ्लैजिला नहीं। दूसरा है कोनिडिया, माइसिलियम है, इसके ऊपर एक फिलामेंट डेवलप होता है, इसे बोलते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर मतलब कोनिडिया को बियर करने वाला है, ये फिलामेंट कोनिडिया को बियर कर रहा है इसलिए इसे बोलते हैं कोनिडियोफोर। ये बन रहे कोनिडिया। मोस्ट ऑफ द केसेस में कोनिडिया होते हैं वो बेसिपिटल ऑर्डर में बनते हैं। बेसिपिटल ऑर्डर का मतलब होता है यंगर वन कोनिडियोफोर के पास, ओल्डर वन कोनिडियोफोर से दूर। जैसे जैसे मेच्योर होते जाते हैं नीचे गिरते जाते हैं और जर्मिनेट होकर क्या बने? माइसिलियम। ध्यान रखना, कोनिडिया का जो फॉर्मेशन होता है वो एक्सोजिनसली होता है। ठीक है, और जर्मिनेशन भी एक्सोजिनसली होता है। कभी आपसे एग्जामिनेशन के अंदर स्पोर और कोनिडिया के बीच में फर्क पूछ ले तो आप जमाने भर की किताबों में स्पोर और कोनिडिया के बीच में फर्क देखेंगे तो काफी सारे फर्क आपको देखने को मिलेंगे, वो सब मे भी है। जैसे कुछ किताबें लिखती है कि स्पोर छोटा होता है कोनिडिया बड़ा होता है, मे भी। कुछ किताबें ऐसा लिखती है कि जो स्पोर के चारों तरफ थिन वॉल होती है, थिक वॉल होती है, कोनिडिया के चारों तरफ थिन वॉल होती है, मे भी। कुछ किताबें ऐसे लिखती है कि स्पोर में एक न्यूक्लियस होता है, कोनिडिया में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, मे भी। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ ये मे भी नहीं है, ये श्योर शॉट है। स्पोर का फॉर्मेशन हमेशा एंडोजिनसली होगा, वहीं कोनिडिया का फॉर्मेशन हमेशा एक्सोजिनसली होगा, ध्यान देना। ये कभी भी मे बी वाली सिचुएशन नहीं है, कभी आपको इन सारों में से एक चुनना हो तो यही चुनना, स्पोर का फॉर्मेशन एंडोजिनसली होता है, वहीं कोनिडिया का फॉर्मेशन एक्सोजिनसली होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जैसा कि मैंने बताया, जो बॉडी गैमेट का फॉर्मेशन करती है उसे बोलते हैं गैमेटेरिया। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो एक चीज आपको बता दूं, फंजाई शो fungi show reduction of sexuality। ये ध्यान रखना,
फंजाई शो रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी? जैसे जैसे आप फंजाई की प्रिमिटिव क्लास से एडवांस क्लास की तरफ जाएंगे. बेटा आपको एक बात बता दूं, मैं यहाँ बेसिडी और स्पोर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे स्पोर के बारे में बात कर रहा हूं. फंजाई के अंदर 4 चीजें ऐसी हैं जिनके पीछे स्पोर लगा है, लेकिन जिनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं. हम यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, चलिए आप समझना बात को. फंजाई शो रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे हम फंजाई की प्रिमिटिव क्लास से एडवांस क्लास की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम फंजाई की प्रिमिटिव क्लास से एडवांस क्लास की तरफ जाएंगे, हर चीज प्रिमिटिव से एडवांस होती जाएगी सिवाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छोड़कर. नॉर्मली किसी भी इवोल्यूशनरी ट्रैक में जब आप मूव करते हैं तो आपको हर चीज सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती हुई नजर आएगी जब हम प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ जाएंगे. फंजाई में भी जब हम प्रिमिटिव क्लास से एडवांस क्लास की तरफ जाएंगे तो हर चीज सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती हुई नजर आएगी सिवाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. साधारण शब्दों में बोलूं तो फंजाई की प्रिमिटिव क्लास में एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एडवांस क्लास में प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. इसलिए लिखा है फंजाई शो रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी. पहली बात. दूसरी बात, अगर फंजाई में आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ट्रेडिशनल डेफिनेशन गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आप ये मान के चले कि अगर 1000 स्पीशीज इस अर्थ पर मौजूद है फंजाई, मान लो थोड़ी देर के लिए 1000 स्पीशीज अर्थ पर मौजूद है फंजाई की, तो आपको जानकर ताजुब होगा 1000 में से मात्र 2, 5, 10, 12, 15, 18, 20 स्पीशीज ऐसी होगी जहां गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन नजर आएगा. अदरवाइज कहीं आपको गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन नजर नहीं आएगा. फिर रिपीट करता हूं, अगर मान लो 1000 स्पीशीज इस अर्थ पर मौजूद है फंजाई की, तो 1000 स्पीशीज मात्र 2, 5, 10, 12, 15, 18 स्पीशीज ऐसी होंगी जहां आपको गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन नजर आएगा. बाकी किसी फंजाई में आपको गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन नजर नहीं आएगा. ओनली हमको कैसे पता चलेगा कि फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है? सेम क्वेश्चन मैंने माइकोलॉजिस्टों से पूछा. माइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो फंजाई की स्टडी करते हैं उन्हें माइकोलॉजिस्ट बोलते हैं. फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं, फंजाई की स्टडी करने वाले को माइकोलॉजी बोलते हैं. कि सर मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे बताऊंगा कि फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? तो उन्होंने बोला कि आप अपने स्टूडेंट को बोले कि फंजाई में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना हो तो सबसे पहले किसी भी फंजाई में जाकर के चेक करें गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा. अगर गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. और अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर आप उन्हें 3 प्रोसेस के बारे में बताएं, प्लाज्मोगेमी, केरोगेमी और मियोसिस. अगर ये भी उसके अंदर हो रहा है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. तो बच्चों आज से फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने के लिए हमारे सामने 2 रास्ते हैं. पहला, गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन अगर ये हो रहा है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. वो अलग बात है कि अगर 1000 स्पीशीज हम फंजाई की मान करके चल रहे हैं तो 1000 में से मात्र 2, 5, 10, 12, 15, 18 स्पीशीज में मिलेगा, बाकी में नहीं मिलेगा. तो बाकी में क्या मिलेगा? प्लाज्मोगेमी, केरोगेमी और मियोसिस. अगर ये हो रहा है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. ध्यान देना. तो आज से फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना हो तो प्लाज्मोगेमी, केरोगेमी और मियोसिस को देखेंगे. जैसे ही प्लाज्मोगेमी होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू, और जैसे ही मियोसिस होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म. खास बात यह है होने इसी सीक्वेंस में चाहिए, समय भले कितना ही लग जाए. माइकोलॉजिस्ट ने यह भी बोला है कि प्लाज्मोगेमी, केरोगेमी के बीच में लगभग 8 से 10 महीने का लंबा टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं. केरोगेमी, मियोसिस के बीच में 4-6 महीने का लंबा टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं. शर्त बस एक है, होने इसी सीक्वेंस में चाहिए. पहले प्लाज्मोगेमी ही होगी, फिर केरोगेमी ही होगी और फिर मियोसिस ही. अब आप बोलेंगे सर प्लाज्मोगेमी, केरोगेमी के बीच में 8-10 महीने का लंबा टाइम ड्यूरेशन कहाँ होता है? ऑल मेंबर ऑफ बेसिडोमाइसीटीज. केरोगेमी, मियोसिस के बीच में 4-6 महीने का लंबा टाइम ड्यूरेशन कहाँ मिलता है? यूकेरियोट्स ऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें राइजोगोस मूव कराता है. शर्त एक है, होने इसी सीक्वेंस में चाहिए, प्लाज्मोगेमी, केरोगेमी और मियोसिस. तो जैसे ही प्लाज्मोगेमी होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू, और जैसे ही मियोसिस होगा वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म. ठीक है. प्लाज्मोगेमी क्या होती है आप अच्छी तरह जानते हैं. फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म. केरोगेमी आप जानते हैं, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस. और मियोसिस आप अच्छी तरह जानते हैं, इट इज द नेम ऑफ डिवीजन which is always and always occur in diploid cell and produce 4 haploid cell. ठीक है. आइए एक डमी प्रोसेस आपके सामने रख रहा हूं. देखो न्यूक्लियस है, ठीक है. अब यहाँ पर गैमेट एमेट वर्ड यूज नहीं करते. माइसिलियम आपके सामने, तो यहाँ पर सेल वर्ड यूज करते. जैसे ही 2 सेल एक दूसरे के पास में आएगी, इनकी बीच वाल डिसॉल्व, कौन सा प्रोसेस कंप्लीट? प्लाज्मोगेमी. प्लाज्मोगेमी से क्या बनेगा? डाइकेरियन. डाई का मतलब 2, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस. एक सेल में 2 न्यूक्लियस. एक सेल में 2 न्यूक्लियस का मतलब कभी भी ये नहीं होगा, एक सेल में 2 न्यूक्लियस का मतलब n इंटू n कभी नहीं होगा. एक सेल में 2 न्यूक्लियस का मतलब होता है n प्लस n.
इसलिए कभी भी आपसे डाइक्रोन का प्लोइडी लेवल पूछे, डाइक्रोन का प्लोइडी लेवल हमेशा हैप्लॉइड होता है, हमेशा ऑलवेज हैप्लॉइड होगा डाइक्रोन का प्लोइडी लेवल। ठीक है, चलिए अब होगी कैरियोगेमी। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, गेमी का मतलब फ्यूजन, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, क्या बनेगा? सिनकैरियो या जाइगोट। सिन का मतलब फ्यूज, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी, अब इसमें होगा मियोसिस, इससे स्पोर बनेंगे, जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा? माइसीलियम। ट्रेन किसी भी रास्ते से चले और किसी भी स्टेशन से चले और किसी भी स्टेशन पे पहुंचे, अगर इस रास्ते से होकर के नहीं गुजरी प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, तो उसमें किसी भी सूरत में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। देयर आर लॉन्ग गैप इंटरवेनिंग बिटवीन प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी, एस्कोमाइसिटी, बेसिटोमाइसिटी। इस लॉन्ग गैप को बोलते हैं डाइकैरियन फेज। सर हैप्लॉइड क्यों होगा? बताया ना बेटा, सारी की सारी फंजाई हैप्लॉइड होती है, तो डाइकैरियन का प्लोइडी लेवल हमेशा n+n होगा। दोनों न्यूक्लियस अलग अलग है, फ्यूज नहीं हुए, तो न्यूक्लियस की प्लोइडी तो n ही है। एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, सारे हैप्लॉइड है, तो उस सेल की प्लोइडी हमेशा हैप्लॉइड ही आएगी। ठीक है, n सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। चलिए, अगर वो फंजाई है और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब हर फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अगर वो फंजाई है और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब सारी फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब आपको बता दूं फंजाई में 5 टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, देखते जाओ। एक को बोलते हैं प्लेनो गैमेटिक कोपुलेशन, एक को बोलते हैं गैमेटेंजियल कांटेक्ट, गैमेटेंजियल कोपुलेशन, सोमेटोगेमी, स्पर्मेटाइजेशन। अगर वो फंजाई है और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इन 5 में से किसी एक तरीके से होगा। अगर वो फंजाई है और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इन 5 में से किसी एक तरीके से होगा। प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कांटेक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, सोमेटोगेमी और स्पर्मेटाइजेशन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये सारे प्रोसेस इंटरचेंजेबल नहीं है। एल्बो को बोलता है यार पिछली बार हमने गैमेटेंजियल कांटेक्ट ट्राई किया था, हमारे वेरिएशन अच्छे क्रिएट नहीं हुए, इस बार हम गैमेटेंजियल कॉपुलेशन करने वाले। नहीं, जो फंजाई जिस तरीके से रिप्रोडक्शन करती थी उसी तरीके से रिप्रोडक्शन करती है और उसी तरह से रिप्रोडक्शन करती रहेगी। ये प्रोसेस इंटरचेंजेबल प्रोसेस नहीं। एक एक करके बात कर दें। प्लेनो का मतलब होता है मोटाइल, गैमेट का मतलब गैमेट, और कॉपुलेशन का मतलब फ्यूजन। मोटाइल गैमेट्स के बीच में फ्यूजन, मतलब ये फंजाई की प्रिमिटिव क्लास में लगने वाला एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये पहली और आखिरी जगह है जहां पर आपको गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन नजर आएगा। बाकी कहीं आपको गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन नजर नहीं आएगा। यहाँ जो माइसिलियम होता है ए सेलुलर सिनोसिटिक होता है, एक सेल है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, बीच में कोई क्रॉस वाल नहीं। इस माइसिलियम का कोई भी फिलामेंट गैमेटेंजिया की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। ये देखो, ये न्यूक्लियस है, इनके चारों तरफ स्टोर फूड साइटोप्लाज्म आ जाता है, कवरिंग डेवलप हो जाती है, फ्लैजेला आ जाती है। ये है गैमेट। जैसे गैमेट मैच्योर होते हैं, गैमेटेंजिया बस्ट हो जाती है और गैमेट कहाँ जाते हैं? पानी के अंदर। आपको एक बात बता दूं, फ्लैजेला की मदद से ना तो हवा में उड़ा जा सकता है, ना पानी में तैरा जा सकता है, सॉरी, ना जमीन पे चला जा सकता है, सिर्फ पानी में तैरा जा सकता है। इसका मतलब न्यूक्लियस ही गैमेट है? नहीं, न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मेटेरियल है, कवरिंग डब्ल्यूबी, और यहाँ बने गैमेट। यहाँ पर गैमेट की बात कर रही है, न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, तो ये पानी में आते हैं, इसका मतलब फंजाई एक्वेटिक नहीं होती। तो प्लेनोगैमेटिक पॉपुलेशन जिस फंजाई में होगा वो सारी की सारी फंजाई एक्वेटिक होती है। दो गैमेट तैरते तैरते दे आर ऑलवेज एक्वेटिक। प्लेनोगैमेटिक पॉपुलेशन जहां भी होगा वो सब एक्वेटिक होगा। दोनों गैमेट तैरते तैरते एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, बीच की वॉल डिसॉल्व, कौन सा प्रोसेस कंप्लीट? प्लाज्मोगेमी। क्या बनेगा? डाइकैरियोन। क्या होगी? कैरियोगेमी। क्या बनेगा? सिनकैरियोन। इसमें क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर, और स्पोर का क्या होगा? जर्मिनेशन, और जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा वो? माइसिलियम। ये है फंजाई की प्रिमिटिव क्लास में मिलने वाला एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पहली और आखिरी जगह है जहां पर आपको गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन नजर आएगा। इसके अलावा आपको कहीं गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन नजर नहीं आएगा। अब बात करते हैं गैमेटेंजियल कांटेक्ट की।
गैमेटेंजिया मतलब गैमेटेंजिया कॉन्टैक्ट मतलब छूना, दो गैमेटेंजिया ने एक दूसरे को छुआ और रिप्रोडक्शन हुआ। देखो ये मेल सेक्स ऑर्गन है, इसे हम बोलते हैं एंथ्रेडियम। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसे हम बोलते हैं ओगोनियम। अब इतनी देर में बच्चा बोलता है सर आपने तो बताया था फंजाई शो रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी, यहाँ तो एडवांसमेंट हो रहा है, पहले वाले प्रोसेस में गैमेट बन रहे हैं, दूसरे वाले प्रोसेस के अंदर सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं, कहाँ है रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी? यही वो पॉइंट है जहां से रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी शुरू हुई। यहाँ पर सेक्स ऑर्गन तो बने लेकिन गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस ही मेल फीमेल की तरह बिहेव करता है, तो बस यहाँ से गैमेट का फॉर्मेशन बंद हुआ, ये सेक्स ऑर्गन। तो दो गैमेट ने एक दूसरे को छुआ और रिप्रोडक्शन हुआ। यहाँ मेल न्यूक्लियस है, ये फीमेल न्यूक्लियस होता है। अभी गैमेटेंजिया ने एक दूसरे को टच किया था, अब गैमेटेंजिया एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, समा जाएंगे, इसे बोलते हैं गैमेटेंजियल कोपुलेशन। देखो आप, ये एक माइसिलियम है, इस पर डेवलप होती है गैमेटेंजिया, ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, इसे बोलते हैं साहब गैमेटेंजियल कोपुलेशन। सोमेटोगेमी, सोमेटो का मतलब होता है वेजिटेटिव सेल्स, गेमी का मतलब फ्यूजन, वेजिटेटिव सेल्स के बीच में फ्यूजन। आप देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिडक्शन इस कदर हो चुका है कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स ने इन्वॉल्व होना ही बंद कर दिया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स ने इन्वॉल्व होना ही बंद कर दिया, वेजिटेटिव सेल ही रिप्रोडक्शन कर। देन स्पर्मेटाइजेशन, स्पर्मेटाइजेशन पढ़ना हो तो आप पक्सिनिया का लाइफ साइकिल पढ़ें। स्पर्मेटाइजेशन पढ़ना हो तो आप पक्सिनिया का लाइफ साइकिल पढ़ें। पक्सिनिया की पूरी लाइफ एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आप देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिडक्शन इस कदर हो चुका है कि एक ऑर्गेनिज्म की पूरी जिंदगी एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको दो चीजों के बारे में पता होगा, एक होता है लाइफ स्पान, एक होता है लाइफ साइकिल। पैदा होने से लेकर मरने का टाइम होता है लाइफ स्पान, इसका एक हिस्सा होता है लाइफ साइकिल। पैदा होने से लेकर पैदा करने का टाइम लाइफ साइकिल। आप देखो यहाँ पर लाइफ साइकिल और लाइफ स्पान लगभग बराबर होने को जा रहे हैं, तो ये रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी पीक पर है। अगर वो फंजाई है और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो पांच में से किसी एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सारी फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की कोई जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई को क्लासिफाई हम दो तरीके से करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइसिलियम, माइसिलियम कैसा है, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पैदा होने से लेकर मरने का टाइम क्या कहलाता है, लाइफ स्पान। पैदा होने से लेकर पैदा करने का टाइम लाइफ साइकिल। जब आप अपने जैसा रिप्रेजेंटेटिव अर्थ पर ले आते हैं तो वो कहलाता है लाइफ साइकिल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एनसीईआरटी ने दो वर्ड में लिखा है, फ्रूटिंग बॉडी और स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, चार क्लासेस में डिवाइड किया है। फाइकोमाइसिटी जिसे हम एल्गल फंजाई बोलते हैं, एस्कोमाइसिटी सेक फंजाई, बेसिडोमाइसिटी क्लब फंजाई, और ड्यूटरोमाइसिटी इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। इन चारों के साथ क्लासेस के अंदर हम तीन ही चीज पढ़ेंगे, माइसिलियम कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, और तीसरा इनसे होने वाली डिजीज। जिनमें सबसे पहले बात करते हैं फाइकोमाइसिटी। फाइकोमाइसिटीज को लोअर फंजाई के नाम से जानते हैं क्योंकि फंजाई की सबसे प्रिमिटिव क्लास है। हैबिटेट की बात करें तो एक्वेटिक हैबिटेट होते हैं, पानी में मिलते हैं, इसलिए इन्हें एल्गल फंजाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये डिकेइंग वुड, मॉइस्ट सॉइल, डैम्प प्लेसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होते हैं। माइसिलियम एसेप्टेड मतलब बीच में कोई क्रॉस वॉल नहीं है। सिनोसिटिक मतलब मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन है। और ब्रांच तो आप जानते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, कोनिडिया से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमी, एपिसोगेमी, ओगेमस तरीके से होता है। ठीक है, और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके से होता है, प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, याद करो, एक्वेटिक होता है इसलिए एल्गल फंजाई, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। ये तीन टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटी जो देखने को मिलता है। फाइकोमाइसिटी को फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटी। इन दोनों की दोनों जो क्लासेस होती है इनके अंदर माइसिलियम बिल्कुल एक जैसा होता है, सिनोसिटिक एंड एसेप्टेड। फर्क इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। देखो आप क्या फर्क होता है, ओमाइसिटीज के अंदर होता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, वहीं जाइगोमाइसिटीज के अंदर होता है गैमेटेंजियल कोपुलेशन। पहला फर्क, ठीक। यहां गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से बनता है oospore और यहां पर जाइगोस्पोर। ध्यान देने वाली बात है, oospore जाइगोस्पोर दोनों के पीछे स्पोर लग रहा है। oospore जाइगोस्पोर दोनों के पीछे स्पोर लग रहा है, लेकिन ये स्पोर नहीं है,
बोथ आर नेम ऑफ जाइगोट, दोनों जाइगोट के नाम है। ध्यान रखना, oospore और जाइगोस्पोर ये नेम ऑफ जाइगोट है। फंजाई में 4 चीजें ऐसी हैं जिनके पीछे स्पोर लगेगा। फंजाई में 4 चीजें ऐसी हैं जिनके पीछे स्पोर लगता है, लेकिन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है। oospore, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। फिर बोल रहा हूँ, oospore, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, दे ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, एल्बुको कैंडिडा, सिस्टोपस कैंडिडस, ठीक है, 2n प्लॉइडी होगी किसकी? जाइगोट की तो डेफिनेटली डिप्लॉइड प्लॉइडी होगी बेटा, उसके बाद ही तो उसमें मियोसिस होगा नहीं। एल्बुको कैंडिडा, सिस्टोपस कैंडिडस व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करते हैं, इसे व्हाइट स्पॉट डिजीज भी बोलते हैं। क्रूसीफेरी इसका नया नाम है, ब्रेसिकेसी के मेंबर। आपको बता दूं, एल्बुको कैंडिडा ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, और ऑब्लिगेट पैरासाइट में भी आपको बता दूं होस्ट स्पेसिफिक होता है। इन्हें जिन पे इन्फेक्शन कॉज करना है उसी पर इन्फेक्शन कॉज करेंगे, किसी दूसरे के हाथ भी नहीं लगाएंगे। राइजोबस म्यूकर को ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं, ब्रेड पर ग्रो करती है। आपने अपने जीवन में जो सबसे पहली फंजाई होगी देखी होगी वो यही होगी। क्रूसीफेरी का नया नाम है राज ब्रेसिकेसी। एस्कोमाइसिटिस को सेक फंजाई के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेक लाइक आउटग्रोथ बनती है जिसको बोलते हैं एस्कस। अब आपसे पूछा जाए कब किसी भी फंजाई को एस्कोमाइसिटिस का मेंबर माना जाएगा, बोले सर ये क्या बात हुई, कब किसी भी फंजाई को एस्कोमाइसिटिस का मेंबर माना जाएगा? एक ही क्राइटेरिया है, जब वो एस्कस और एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन करे। तो जो भी फंजाई एस्कस और एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन करती है वो एस्कोमाइसिटिस की मेंबर मानी जाएगी। मोस्ट ऑफ द मेंबर आर मोरली मल्टीसेलुलर, रेयरली यूनिसेलुलर। यीस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, आरएच विटेकर ने जानबूझ करके यीस्ट को यूनिसेलुलर यूकोरियोट होने के बावजूद मल्टीसेलुलर ग्रुप के अंदर रखा। हैबिटेट की बात करें, सेप्रोट्रॉप डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासाइट होते हैं, कॉपरोफिलस होते हैं, डंग पर ग्रो करते हैं। माइसीलियम सेप्टेड ब्रांच, ये देखो ये सेप्टा नजर आ रहे हैं, इनके सेप्टा के अंदर देखो आप, ये पोर्स दिख रहे हैं आपको, पोर्स आर प्रेजेंट इन सेप्टा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमेटोगेमी से। आपको और बता दूं, सम मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज में गैमेटेंजियल कांटेक्ट में होता है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट होता है। तो कुछ मेंबर में गैमेटेंजियल कांटेक्ट भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सोमेटोगेमी। नाम से पता चल रहा है, सोमेटो का मतलब वेजिटेटिव सेल्स, गैमे का मतलब फ्यूजन, वेजिटेटिव सेल्स के बीच में फ्यूजन। आप देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिडक्शन इस कदर हो चुका है कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स ने पार्ट लेना ही बंद कर दिया। देखो आप, दो फंगल फिलामेंट एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, बीच की वॉल डिसॉल्व, कौन सा प्रोसेस कंप्लीट? प्लाज्मोगेमी। क्या बना? डाइकेरियन। डाइकेरियन पर एक आउटग्रो डेवलप होती है, इस आउटग्रो को बोलते हैं एस्कोजेनस हाइफा। जब तक ये मैच्योर होता है इसे बोलते हैं एस्कोजेनस हाइफा, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इसको बोलेंगे एस्कस। ठीक है, अब दोनों के दोनों न्यूक्लियस से सेकेंडरी आउटग्रोथ के अंदर एंटर कर जाते हैं। जैसे सेकेंडरी आउटग्रोथ क्या हो जाती है? डाइकैरियोटिक। अब इसमें क्या होगी? हेटेरोगेमी। क्या बनेगा? डिप्लॉइड न्यूक्लियस। उसमें होगा मियोसिस। क्या बनेंगे? एस्कोस्पोर। अब ऐसा तो है नहीं एस्कोस्पोर बनते ही मैच्योर हो जाएंगे, इन्हें मैच्योरेशन के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो वो फंगल फिलामेंट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते, इनके चारों तरफ एक कवरिंग बनाते हैं, इस कवरिंग को बोलते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प या फ्रूटिंग बॉडी। ये एस्कोकार्प इन एस्कोस्पोर को प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन और सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो ये एस्कोस्पोर को प्रोटेक्शन, सपोर्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। जैसे इसको स्पोर मैच्योर होते हैं, एस्कस और एस्कोकार्प दोनों नष्ट हो जाएंगे, स्पोर बाहर निकलेगा और जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा? माइसीलियम। क्या बनाएगा? माइसीलियम। देखो आप, ये एक माइसीलियम के फंगल फिलामेंट है, ये दूसरे माइसीलियम के फंगल फिलामेंट है। ठीक है, अभी दोनों फंगल फिलामेंट एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जैसे तो फंगल फिलामेंट एक दूसरे को टच करेंगे, बीच की वॉल डिसॉल्व, कौन सा प्रोसेस का? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी से क्या बनेगा? डाइकेरियन। अब ये देखो, जो डाइकेरियन की वॉल है धीरे 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 ऊपर उठनी शुरू होती है। जब तक ये डेवलप हो रही है इसको बोलेंगे एस्कोजेनस हाइफा। क्या बोलेंगे? एस्कोजेनस हाइफा। जब मैच्योर हो जाएगी तो उसको बोलेंगे एस्कस। अब दोनों के दोनों न्यूक्लियस से सेकेंडरी आउटग्रोथ में चले जाते हैं, जिससे सेकेंडरी आउटग्रोथ क्या हो जाती है? डाइकेरियोटिक। अब वो फंगल फिलामेंट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते, कौन से नहीं ले रहे? ये इसके चारों तरफ एक कवरिंग बनाते हैं, ये देखो ये कवरिंग।
इस कवरिंग को बोलते हैं हम एस्कोकार्प। जैसे एस्कोस्पोर मैच्योर होंगे, एस्कस और एस्कोकार्प बस्ट होंगे, स्पोर बाहर निकलेगा और जेर्मेटोफोर बनाएगा माइसीलियम। तो ये सोमेटोगेमी प्रोसेस इन एस्कोमाइसीटीज। ठीक है, अब देखो यहाँ से एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ये होता है कि कौन सबसे बड़ा है और कौन किसके अंदर होता है। तो मेरा ये डायग्राम याद रखना, कभी गड़बड़ नहीं होगी। देखो सबसे बड़ा होता है एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के अंदर होते हैं एस्कस, और एस्कस के अंदर होते हैं 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यह है एस्कोस्पोर। ठीक है, तो सबसे बड़ा होता है एस्कोकार्प, उसके अंदर होता है एस्कस और उसके अंदर होता है एस्कोस्पोर। अब आपसे पूछा जाए एक एस्कोकार्प में कितने एस्कस होते हैं, तो कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 4। हर एक एस्कस के लिए एक एस्कोकार्प का बनना तय है। हर एक एस्कस के लिए एक एस्कोकार्प का बनना तय है, लेकिन अगर एस्कस पास पास है तो एक में मैक्सिमम 4। देखो ये एक माइसिलियम के फंगल फिलामेंट है, ये दूसरे माइसिलियम के फंगल फिलामेंट है। अब देखो एक एस्कस ये बना, एक एस्कस ये बना, एक एस्कस ये बना और एक एस्कस ये बना। अब यहाँ पर कितने एस्कोकार्प बनेंगे, तो ये वो फंगल फिलामेंट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रहे। हर एक एस्कस के लिए एक एस्कोकार्प का बनना तय है, लेकिन अगर एस्कस पास पास है तो एक में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 4। तो यहाँ पर कितने बने, 3। ठीक, अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एक एस्कस के अंदर एस्कस का नंबर होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना। अगर आपसे पूछा जाए आफ्टर मियोसिस, तो आपका जवाब होगा 4। लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जाए जर्नली, नॉर्मली, मेनली, मोस्टली, तो आपका जवाब होगा 8। क्या, एस्कोस्पोर। ऐसा क्यों, देखो ये है जाइगोट, इस जाइगोट के अंदर होगा मियोसिस। जैसे ही जाइगोट में मियोसिस होता है 4 सेल बनती है, 1 2 3 और 4, ये 4 सेल बनी। ठीक है, अब देखना मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ एस्कोमाइसीटीज में मियोसिस के तुरंत बाद माइटोसिस हो जाता है। जैसे कितनी सेल बनती है, 8। मोस्ट ऑफ द मेंबर में मियोसिस के तुरंत बाद माइटोसिस हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए आफ्टर मियोसिस, तो जवाब है 4। जनरली, नॉर्मली, मेनली, मोस्टली, कितने हो गए, 8। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप जवाब देना। हाउ मेनी टाइप ऑफ डिवीजन occur in ascus to produce 8 ascospore? Please reply. How many type of division occur in ascus to produce 8 ascospore? शाबाश, 2। कौन कौन से, मियोसिस एंड माइटोसिस। शाबाश, अब बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ डिवीजन occur in ascus to produce 8 ascospore? How many number of division occur in ascus to produce 8 ascospore? सारे दे दिए तुमने, तो सही जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया। अब आया साहब लक्ष्य। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 2। 2 कैसे, एक मियोसिस देन 1 माइटोसिस। अब आप बोलोगे सर आपने एक माइटोसिस काहे को लगाया, यहाँ तो 4 माइटोसिस होने चाहिए। तो आपको बायोलॉजी का एक बहुत पुराना नियम है जो बचपन में सिखाया गया था, आप भूल गए। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में जितनी भी सेल है उन सेल में एक साथ डिवीजन हो रहा था, उनसे एक कंसीडर करते हैं, अलग अलग कंसीडर नहीं करते। ध्यान देना, इन सारे के सारे स्पोर्स में एक साथ माइटोसिस हो रहा है, इसलिए इसे एक कंसीडर किया है। अगर अलग अलग होता तो अलग अलग कंसीडर करते हैं। अब बताओ एक एस्कस में एस्कोस्पोर का नंबर 4 और 8, अंग्रेजी वाला है भाई ये, और 4 और 8 या 4 to 8। बताओ एक एस्कस में एस्कोस्पोर का नंबर 4 to 8 या 4 और 8। शाबाश,
4 और 8, या तो 4 ही होंगे या 8 ही होंगे, 5 से 7 की कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि हम एक माइटोसिस कंसिडर करें। अगर यहाँ पर हम 4 to 8 लिखते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजन कितने, 5, क्योंकि इनमें अलग अलग डिवीजन होता है, ऐसा अलग अलग डिवीजन होता नहीं है, एक साथ ही होता है। ठीक है, चलिए, जैसा कि मैंने बताया, मिनिमम 4 ascospore are formed, 1 ascus, but generally 8 ascospore are formed by reduction division leading formation of haplospore। यही चीज मैंने भी आपको समझाई। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एस्कोकार्प। एस्कोमाइसिटीज के सारे मेंबर में एस्कोकार्प का फॉर्मेशन होता है। आपको बता दूं, एस्कोमाइसिटीज क्लास को फर्दर सब क्लास में डिवाइड भी हमने एस्कोकार्प के बेसिस पर किया। और आपको बता दूं, एस्कोमाइसिटीज में 3 टाइप की फ्रूटिंग बॉडी होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की। तो एस्कोमाइसिटीज की कितनी सब क्लासेस में? 3 सब क्लासेस में। पहली है क्लस्टोथीसियम, क्लोज होती है, बॉल शेप होती है, इस तरह से पूरी तरह से क्लोज होती है। ठीक है, जब तक इसमें एस्कस मैच्योर नहीं हो जाता तब तक ये बस्ट नहीं होती। दूसरी पेरिथीसियम, फ्लास्क शेप फ्रूटिंग बॉडी होती है। देखो ऊपर की तरफ इनमें एक पोर होता है, ये पोर है। जैसे जैसे इसको स्पोर मैच्योर होते हैं, यहां से बाहर निकलते रहते हैं। एपोथीसियम, डिस्क शेप फ्रूटिंग बॉडी होती है, इस टाइप की। आपको बता दूं, तीनों टाइप की फ्रूटिंग बॉडी में न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट सेम होता है। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, और वो है प्रोटेक्शन। इसके अंदर प्रोटेक्शन होता है 100%, इसके अंदर लेस देन 100%, इसके अंदर 0% होता है। इन तीनों टाइप की फ्रूटिंग बॉडी में सिर्फ एक चीज का फर्क है, और वो है प्रोटेक्शन। 100%, लेस देन 100% और 0%। अब एग्जांपल की बात करें, एस्कोमाइसिटीज, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम को ब्लू और ग्रीन मोल्ड के नाम से जानते हैं। अब ये ग्रीन कलर की तो फोटोसिंथेसिस करेगी नहीं, या ग्रीन कलर पिगमेंट की वजह से, और हर पिगमेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता। आपको कभी पूछा जाए फंजाई कैसी नजर आती है, एक लाइन में जवाब है कलरलेस। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं, एस्कोमाइसिटीज को कलरफुल क्लास ऑफ फंजाई के नाम से जानते हैं। कभी पूछा जाए फंजाई कैसी नजर आती है, एक लाइन का जवाब है साहब कलरलेस। लेकिन एस्कोमाइसिटीज में आपको जीवन में 7 रंग नजर आएंगे, लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, जैसे ब्लू और ग्रीन तो ये नजर आएंगे। ठीक है, पेनिसिलियम से एक एंटीबायोटिक ऑब्टेन की गई जिसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलियम से एक एंटीबायोटिक ऑब्टेन की गई जिसका नाम है पेनिसिलिन। किसने ऑब्टेन करी? ऑब्टेन करी थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो ब्रिटिश आर्मी में डॉक्टर थे और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे। उन्होंने देखा उनकी ग्लासवेयर के ऊपर एक फंगस लग जाती है। इस फंगस से एक लिक्विड निकलता है, जैसे ही वो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है बैक्टीरिया को मार देता है। उनका दिमाग खराब हुआ, मैं तो यहाँ पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन है जो ये मार रहा है। तो पता चला वो जो फंगस थी वो थी पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, फर्स्ट टाइम पेनिसिलिन इससे ऑब्टेन की गई, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलियम, स्टेफाइलोकोकस। आज की डेट में टुडे पेनिसिलिन ऑब्टेन्ड बाय पेनिसिलियम क्राइसोडिनम। ध्यान रखना, इससे ज्यादा क्वांटिटी में निकलती है, इसलिए पेनिसिलियम क्राइसोडिनम से आज की डेट में ऑब्टेन की जाती है। ध्यान रखना, पहली बार निकाली गई थी पेनिसिलियम नोटेटम से, आज निकाली जा रही है पेनिसिलियम क्राइसोडिनम से। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक के नाम से जाना जाता है। देखो आप इस तरह से नजर आती है। एस्परजिलस की बात करें तो एस्परजिलस से एस्परजिलोसिस डिजीज कॉज होती है। मैंने भी स्टार्टिंग बोला था, एस्परजिलोसिस ऑफ ईयर, एस्परजिलोसिस ऑफ लंग्स। ठीक है, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करती है, इसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर प्रोड्यूस करता है। काय का कैंसर प्रोड्यूस करता है? लीवर का कैंसर प्रोड्यूस करता है। एस्परजिलस नाइगर को वीड ऑफ लेबोरेटरी के नाम से जानते हैं। ये सिट्रिक एसिड भी ऑब्टेन होता है, इस तरह से नजर आता है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम भाई। मोर्सेला एडिबल होता है साहब, इसे प्यार से मोरेल्स कहते हैं। 5 स्टार होटल में जाओगे, बड़ी कॉस्टली इसकी वो डिशेस मिलती है आपको। न्यूरोस्पोरा को रेड और पिंक बॉल्ट के नाम से जानते हैं। इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जेनेटिक्स और बायोटेक के अंदर इसके ऊपर काफी काम हुआ था। ठीक है, इट इज यूज्ड इन स्टडी ऑफ जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको याद हो तो बीडल टोडम नाम के साइंटिस्ट थे, बीडल एंड टोडम। आपको याद हो तो बीडल टोडम ने वन जीन वन एंजाइम थ्योरी को इन्हीं के ऊपर दिया था। वन जीन वन एंजाइम।
थ्योरी को दिया था। ठीक है, ध्यान देना। ठीक, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था, पता है आपको। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। आगे बात करें ट्रफल्स, ये भी ईटेबल, सम मेंबर्स आर एस्कोमाइसिटी नॉन एज ट्रफल्स, ईटेबल होते हैं, खाने काम आते हैं, ये भी बड़ी कॉस्टली डिसीज होती है। क्लिवसेप्स परपुरिया से इर्गोट डिजीज कॉज की जाती है, बाजरा और राई के अंदर, इससे एक ड्रग भी निकलती है, इसका नाम है इर्गोटिन। इसके अलावा इससे एलएसडी भी निकलती है। एलएसडी जानते हैं, लाइसरजिक एसिड डाई इथाइलेमाइड, एलएसडी की फुल फॉर्म होती है। हाँ, ड्रग होती है। और ये कौन सी ड्रग होती है? हेलोसिनेशन ड्रग होती है, नार्कोटिक ड्रग, नशा करने का काम आती है, पता है आपको। हेलोसिन, ऐसा भ्रम पैदा होता है कि प्लेस पर्सन और थिंग आपकी आंखों के सामने, जबकि वो होता नहीं। ठीक है, नशा करने का काम आता है। यीस्ट, आपको बताया मैंने, यूनिसेलुलर फंजाई, अकॉर्डिंग टू 5 kingdom classification इट शुड बी प्लेस्ड इन प्रोटिस्ट, but exceptionally it placed in mycotia fungi because its life cycle is similar to ascomycetes। ध्यान रखना, कहां पर मिलती है? ड्राई फ्रूट, ग्रेप, शुगर केन, डेट पाम, फ्लावर में मिलती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ब्रेड इंडस्ट्रीज में काम में लिया जाता है, बेकर ईस्ट, वाइन इंडस्ट्रीज में बेवर ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सिर्वी को बेकर ईस्ट के नाम से जानते हैं। अब होता है यीस्ट सूडोमाइसिलियम प्रोड्यूस करती है। कैसे? देखो, यीस्ट को जब शुगर सॉल्यूशन में छोड़ते हैं तो यीस्ट में बेतहाशा ग्रोथ होती है, और आपको बताया गया यूनिसेलुलर लेवल पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होते हैं। एक सेल होती है, इसमें बहुत तेज रिप्रोडक्शन होता है, ये देखो, ये है यीस्ट। इसमें क्या हो रहा है साहब? बडिंग हो रही है। अब इमेजिन करो, यहाँ पर बहुत सारी यीस्ट सेल मौजूद होंगी, तो हर यीस्ट सेल के अंदर क्या होगी? बडिंग होगी। ये तो ये कैसे नजर आते हैं? लुक लाइक ए फंगल फिलामेंट, फंगल फिलामेंट के जैसे नजर आते हैं, लुक लाइक ए फंगल फिलामेंट। देखो, लेकिन क्या ये वास्तव में फंगल फिलामेंट है? नहीं, फंगल फिलामेंट के जैसा एहसास करा रहे। अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद में सारी सेल अलग हो जाएगी। देखो, ये सारी सेल एक के ऊपर एक से लगी हुई है, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद में सारी सेल एक एक करके अलग हो जाएगी। तो ये देखो, ये फंगल फिलामेंट है? नहीं, फंगल फिलामेंट के जैसा एहसास करा रहा है। अब यहाँ पर हर ये सेल के अंदर अगर इस तरह से बडिंग होनी शुरू हुई तो लुक लाइक ए फंगल फिलामेंट, तो ग्रुप ऑफ फंगल फिलामेंट इज कॉल्ड माइसिलियम, इसलिए सूडोमाइसिलियम प्रोड्यूस करता है। सर ये तो कोई भी कर सकता है, यीस्ट क्या खास खास बात? ये यीस्ट ही इसलिए शो करती है क्योंकि यीस्ट के बडिंग प्रोसेस में एमाइटोसिस होता है, बाकी सबके बडिंग प्रोसेस में क्या होगा? माइटोसिस होगा। और आपको बता दूं, माइटोसिस ऑलवेज एंड ऑलवेज फास्टर देन मियोसिस एंड माइटोसिस। जितनी देर में माइटोसिस से 3 सेल बनेंगे ना, उतनी देर में एमाइटोसिस से 10 से 12 सेल बनती है। तो 10 से 12 सेल वाले को फिलामेंट बोलोगे, 3 सेल वाले को फिलामेंट बोलोगे, 10 से 12 सेल वाले। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये सूडोमाइसिलियम प्रोड्यूस करती है, क्यों? क्योंकि इनके बडिंग प्रोसेस में एमाइटोसिस होता है, इसलिए। अब बात करते हैं बेसिडोमाइसिटीज की। बेसिडोमाइसिटीज को क्लब फंजाई बोलते हैं। कब किसी भी फंजाई को बेसिडोमाइसिटीज में रखा जाएगा? जब वो बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। तो जो भी फंजाई बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन करती है वो बेसिडोमाइसिटीज की मेंबर होंगे। हैबिटेट सॉइल में मिलते हैं, वुडन लॉक्स, लट्ठे जिसको अपन बोलते हैं स्टेम काट करके पटक दे, ट्री स्टम एंड लिविंग प्लांट बॉडीज एंड पैरासाइट। माइसिलियम ब्रांच एंड सेप्टेड। कुछ एक चीजें इनके माइसिलियम में कैरेक्टरिस्टिक फीचर के तौर पर देखी जाती है। एक को बोलते हैं डोलीपोर सेप्टा, ठीक है। दूसरा है क्लैम कनेक्शन। देखो, क्लैम कनेक्शन, डोलीपोर सेप्टा और क्लैम कनेक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जरूरी नहीं है सब में हो, जिसमें होगा वो बेसिडोमाइसिटीज के नंबर होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, आओ उसे समझते हैं। ये माइसिलियम है। अब देखो, माइसिलियम में जो सेप्टा होता है, इस सेप्टा की बाउंड्री जैसे बाहर की तरफ फैली हुई होती है। देखो, ये बाउंड्रीज ऐसे फैली हुई होती है।
नीचे वाली ऐसे, ऊपर वाली ऐसे, कुल मिला के ऐसी डोम शेप स्ट्रक्चर बनती है। ये जो पोर है ना, देख रहे हो आप, ये पोर, इन पोर को हम बोलते हैं डोली पोर। तो ये है सेप्टा, ये इसकी बाउंड्री, इसे बोलते हैं पेरेंथेसोम। तो पेरेंथा डोम शेप स्ट्रक्चर बना रहे, इसी वजह से इसका नाम पड़ा डोली पोर। और ये डोली पोर जो सेप्टा में मौजूद होता है उसको बोलते हैं हम डोली पोर सेप्टा। भाई जिस सेप्टा में डोली पोर है उसका नाम पड़ा डोली पोर सेप्टा। क्लियर है साहब? दूसरा क्लेम कनेक्शन, ये भी आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एग्जामिनर बोलते एक पंजे जिसमें डोली पोर सेप्टा है, आंख बीच के लगा देना बेसिडोमेसिटी, इसके अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, चले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन की वजह होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमेटिक में से होता है, बेस्ट एग्जांपल है अस्टिलामुम और स्पर्मेटाइजेशन, बेस्ट एग्जांपल है पक्सीनिया। आओ इनके बारे में बात करें। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सोमेटोगेमी। मोस्ट ऑफ द मेंबर में सोमेटोगेमी देखने को मिलती है। दो जेनेटिकली डिफरेंट फंगल फिलामेंट एक दूसरे के आमने सामने आते हैं इस तरह से। जैसे एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, बीन की बीच की वॉल डिसॉल्व, कौन सा प्रोसेस कंप्लीट? प्लाज्मोगेमी। क्या बनेगा? डाइकैरियोन। अब ये एक डाइकैरियोटिक सेल पूरे फंगल फिलामेंट को मोनोकैरियोटिक से डाइकैरियोटिक में कन्वर्ट करती है। इसके लिए बनता है क्लेम कनेक्शन। कैसे होता है आओ समझते हैं, देखना। अलग अलग कलर के बना देता हूं जिससे आपको पता चल जाए जेनेटिकली डिफरेंट है। अब देखना, सबसे पहले क्या काम होता है। सबसे पहले इस वाले न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, दो बनते, एक यही रह जाता है, दूसरा धीरे 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 ये एक ट्यूब बनाता है जिससे दूसरी सेल के अंदर चला जाए। ठीक वही टाइम पर इस वाले न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होता है। देखो आप, एक यही रह जाएगा और दूसरा धीरे 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 क्लेम कनेक्शन बनाता हुआ इसे आगे वाली सेल के अंदर ले जाए। इस तरह से कुछ ही देर में पूरा फंगल फिलामेंट मोनोकैरियोटिक से डाइकैरियोटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्लेम कनेक्शन का क्या काम हुआ? मोनोकैरियोटिक माइसीलियम को डाइकैरियोटिक माइसीलियम में कन्वर्ट करना। मोनोकैरियोटिक माइसीलियम को डाइकैरियोटिक माइसीलियम में कन्वर्ट करना। ठीक है, एक डाइकैरियोटिक सेल पूरे फंगल फिलामेंट को मोनोकैरियोटिक से डाइकैरियोटिक में कन्वर्ट करेगी विद द हेल्प ऑफ क्लेम कनेक्शन। क्लेम कनेक्शन में क्या होगा? पहले एक न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, एक यही रह जाएगा, दूसरा क्लेम कनेक्शन से मूव करता हुआ आगे वाली सेल में चला जाएगा। इस तरह से पूरा की पूरा माइसीलियम डाइकैरियोटिक हो जाता है। ये काम जीवन के शुरुआती दौर में हो जाता है। अगर किसी बेसिडोमाइसीटीज के मेंबर की जिंदगी आप 100 दिन की मान के चल रहे हैं तो 100 में से ये काम स्टार्टिंग के 10 दिन में हो जाता है। 11वें दिन से लेकर के ये डाइकैरियोटिक स्टेज में रहेंगे 11 डे से लेकर कब तक? 90 डेज तक। जब जीवन का अंत समय निकट आता है तब बाकी का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसलिए मैंने आपको बोला था 8 से 10 महीने का लंबा टाइम ड्यूरेशन अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो बेसिडोमाइसीटीज में देखने को मिलता है। अब हर सेल के ऊपर एक क्लब शेप स्ट्रक्चर डेवलप होती है, इसका नाम बेसिडियम। दोनों के दोनों न्यूक्लियस इस क्लब शेप स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। इसके अंदर होगी कैरियोगेमी, क्या बनेगा? डाइकैरियोन, सिनकैरियोन। इसमें होगा मियोसिस, मियोसिस से बनेंगे बेसिडियोस्पोर। खास बात, बेसिडियम का फॉर्मेशन, बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन बेसिडियम में नहीं होकर के बेसिडियम पर होता है, इधर इधर एक्सोजीनस डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये अलग होंगे, जर्मिनेट होकर क्या बनेंगे? माइसीलियम। ठीक, तो देखो एक बार रिवाइज करते हैं। दो जेनेटिकली डिफरेंट फंगल फिलामेंट एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, इनके बीच की वॉल डिसॉल्व, कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हुआ था? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी से क्या बनेगा? डाइकैरियोट। अब ये एक डाइकैरियोटिक सेल पूरे फंगल फिलामेंट को मोनोकैरियोटिक से डाइकैरियोटिक में कन्वर्ट करेगी। इसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिड माइसीटीज क्लेम कनेक्शन बनाते हैं और कुछ ही देर में पूरा फंगल फिलामेंट डाइकैरियोटिक हो जाता है। अभी अपनी लाइफ का बचा हुआ टाइम इसी फॉर्म में निकालते हैं, डाइकैरियोटिक फेज। जब जीवन का अंत समय निकट आता है तो हर सेल के ऊपर एक क्लब शेप स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए इन्हें क्लब फंजाई बोलते हैं। इस क्लब शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेसिडियम। दोनों के दोनों न्यूक्लियस इस क्लब शेप स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, जिसे क्लब शेप स्ट्रक्चर जो होती है, जिसे क्लब शेप स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक हो जाता है। अब इसमें होगी कैरियोगेमी। कैरियोगेमी से क्या होगा? क्या बनेगा? सिनकैरियोन। उसमें होगा मियोसिस, मियोसिस क्या बनेंगे? बेसिडियोस्पोर। खास बात, बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन बेसिडियम में नहीं होकर बेसिडियम पर होता है, एक्सोजीनसली। जैसे स्पोर मैच्योर होंगे, अलग होंगे और जर्मिनेट होकर बनेंगे माइसीलियम। आज ही हमने सोमेटोगेमी प्रोसेस पढ़ा एस्कोमाइसीटीज में, आज ही हमने सोमेटोगेमी प्रोसेस पढ़ा बेसिडोमाइसीटीज में। आओ दोनों के सोमेटोगेमी प्रोसेस के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। इधर मैं लिखता हूं एस्कोमाइसीटीज,
एस्कोमाइसिटीज और यहां पर हम लिखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। दोनों के सोमेटोगेमी प्रोसेस में क्या फर्क है? देखो आप, एस्कोमाइसिटीज को सोमेटोगेमी प्रोसेस में एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, वहीं बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। यहां पर सैक लाइक आउटग्रोथ बनती है जिसको बोलते हैं एस्कस। यहां पर क्लब शेप स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं बेसिडियम। यहां पर एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन एंडोजिनसली होता है। यहां पर बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन एक्सोजिनसली होता है। यहां पर एस्कोकार्प का फॉर्मेशन एसेंशियली होता है। और जबकि यहां पर बेसिडियोकार्प का फॉर्मेशन ऑप्शनली होता है। बस ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, एस्कोमाइसिटी, सोमेटोगेमी, बेसिडियोमाइसिटी। अब बात करते हैं स्पर्मेटाइजेशन। मैंने आपको बताया था स्पर्मेटाइजेशन प्रोसेस फंजाई में 5वें टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर आपको उसको पढ़ना हो तो आप पक्सिने का लाइफ साइकिल पढ़ें। पक्सिने की पूरी लाइफ एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आपको बता दूं, पक्सिनिया एक हेट्रोसियस फंजाई होती है। हेट्रोसियस फंजाई वो फंजाई होती है जो अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट पर पूरा करती है। इसमें से इसका एक होस्ट होता है वीट और एक होस्ट होता है इसका बारबेरी। वीट इसका मेन होस्ट होता है, बारबेरी इसका अल्टरनेट होस्ट होता है, ठीक है। आपको बता दूं, जो वीट होता है वो नवंबर में ग्रो किया जाता है और अप्रैल में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। बारबेरी एक वाइल्ड स्पीशीज होती है जो अपने आप अप्रैल में ग्रो होती है और नवंबर में डिस्ट्रॉय होती है। इस तरह से देखा जाए तो हम पक्सिनिया को साल भर देख सकते हैं, ठीक है। पक्सिनिया अपनी पूरी लाइफ में 5 टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करता है। बेसिडियोस्पोर, इसलिए बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। पिकनियोस्पोर, एसियोस्पोर, यूरोडोस्पोर और टेलोटोस्पोर, ठीक है। इनका सीक्वेंस भी है, बेसिडियोस्पोर से पिकनियोस्पोर, पिकनियो से एसियोस्पोर, एसियो से यूरोडो, यूरोडो से टेलोटो, टेलोटो से वापस बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इससे आपके सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो पक्सिनिया रस्ट डिजीज कॉज करता है, ठीक है। ब्रैकेट फंजाई या शेल फंजाई के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। इसकी फ्रूटिंग बॉडी ब्रैकेट के जैसी होती है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट फंजाई के नाम से जानते हैं। पॉलीपोरस एपिजेलिक, एपिजेलिक मतलब वुड पर ग्रो करती है, ठीक है। ये देखो आप, फ्रूटिंग बॉडी वुड के जैसी नजर आ रही है। पॉप बॉल्स, इनकी फ्रूटिंग बॉडी बॉल्स के जैसी होती है। बेस्ट एग्जांपल है क्लेवेशिया, इसे एक एंटी कैंसर मेडिसिन निकलती है, इसका नाम है क्लेवेटिन। मशरूम की बात करें तो मशरूम ईडेबल पार्ट होता है, खाने काम आता है। एगेरिकस पिसेस्पोरस, मोस्ट डिलीशियस मशरूम, ईडेबल मशरूम। अब आपसे पूछा जाए मशरूम में क्या खाते हैं, तो बेसिडियोकार्प खाते हैं। बेसिडियोकार्प में क्या खाते हैं, कंप्लीट बेसिडियोकार्प इसमें खाया जाता है। ये देखो यहाँ पर आपको गिल्स नजर आ रहे हैं, इसलिए इसे प्यार से गिल फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ओमेंटिया मस्कैरिया वर्ल्ड मोस्ट पॉइजनस मशरूम होता है, हेलासोजेनेशन कॉज करता है। ढेर कम क्वांटिटी में दिया जाए तो वो नशा होता है, ठीक है। पॉइजनस मशरूम को टोडस्टूल बोलते हैं। स्मट फंजाई अस्टिलांगोनुडा, अस्टिलांगोटेटिसाई, लूज स्मट वीट कॉज करता है। बर्ड नेस्ट फंजाई साइथर न्यूटुलेरिया, इनकी फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो बर्ड के नेस्ट की जैसी होती है, इसलिए इसे बर्ड नेस्ट फंजाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। ड्यूटरमाइसिटीज को फॉर्म क्लास के नाम से जानते हैं। फॉर्म क्लास का मतलब होता है आर्टिफिशियली क्लास, हमारे जरिए बनाई गई क्लास। आपको बता दूं, ड्यूटरमाइसिटीज का इवोल्यूशन से कहीं कोई लेना देना नहीं है। जब भी बात करते हैं फंजाई की सबसे प्रिमिटिव क्लास कौन सी होती है साहब, फंजाई की सबसे प्रिमिटिव क्लास है फाइकोमाइसिटी। सबसे डेवलप या एडवांस क्लास कौन सी होती है, बेसिडोमाइसिटी। ड्यूटरमाइसिटीज का फंजाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके इसलिए इसे फॉर्म क्लास बोलते हैं। इसे इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्ट है, क्यों? बिकॉज परफेक्ट स्टेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट स्टेज? परफेक्ट स्टेज मतलब प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मेयोसिस, ये होती है परफेक्ट स्टेज, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन और ज़ायगोट फॉर्मेशन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए आपको बताया था, फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए हमारे पास दो रास्ते थे, या तो गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन, ज़ायगोट फॉर्मेशन, या फिर प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मेयोसिस। तो देखो, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फंजाई इम्परफेक्ट बिकॉज परफेक्ट स्टेज और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, ठीक है। इनके मेंबर डेड ओनली मैटर से न्यूट्रस रहते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं, ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी की लाइन है, लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स आर क्लास डिटरमाइसिटीज आर help litter and help in mineral cycle, decomposer of litter, mycelium, septate and branch होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक पता नहीं। देखो, आज की डेट में किसी भी फंजाई को आप उठाते हैं, अगर उठाते हैं उसकी रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में पता चल रहा है तो उसे उठाकर रेस्पेक्टेड क्लास में रखते हैं। अगर उसकी रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में नहीं पता तो उसे मेहमान बना के रखा जाता है ड्यूटरमाइसिटी। जिस दिन उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज के बारे में पता चलता है उसे उठाकर रेस्पेक्टेड क्लास एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज में रख दिया जाता है। When the sexual form of this class fungi were discovered, they were moved to the right class. इनसे होने वाली डिजीज अल्टरनेरिया सोलेनाई, अर्ट्रीब्लाइटो पोटैटो, कोलाट्राइगम फेलकेटम, रेडोट्रॉप शुगर। ये आज आपकी लास्ट स्लाइड है, ठीक है बच्चों। फंजाई प्लांटी अगले टर्म पर पढ़ेंगे। अब आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछते जाए, मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको हैंडआउट भेजने की तैयारी करता हूँ। हाँ, लिंक भी भेज रहा हूँ बच्चों।
हैंडआउट मिला? आ गया, मैं आ गया। हैंडआउट मिला नहीं मिला पहले तो बताओ। एक मिनट रुको। 28 जनवरी ENG 151 to 168। मिल गया भाई? हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है विवेक। अभी तक आपकी इमेज नहीं दिख रही। सर मीनिंग ऑफ क्रिप्टो गेम, जिनमें सेक्स ऑर्गन हिडन होते हैं उसे क्रिप्टो गेम्स बोलते हैं। अरे बच्चों भेज रहा हूँ, वो 1 मिनट। 151 से आ गया। अब मैं वो भेजता हूँ आपको लिंक। हैंडआउट का लिंक भी भेज दिया बच्चों, एक बार चेक करो देखिए मिला कि नहीं मिला। क्लोरेला 5 किंगडम के पहले किस किंगडम में था? प्लांटी में ही थे सारे के सारे। मिल गया? चलो बच्चों, ओके, थैंक यू।